अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके ज़रिए आप केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना सीखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुरू करते हैं वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको केमिकल इक्वेशन समझ में आ जाए क्या होती है और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का इजी मेथड समझ आ जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन समझने से पहले आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। इसमें से आपके पास केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपके पास कोई भी सब्सटेंसेस मिलते हैं या रिएक्ट करते हैं और कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, कोई न्यू चीज़ बनाते हैं। तो आपके पास अगर आपको केमिस्ट्री में किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम किसकी फॉर्म में करते हैं, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में करते हैं। तो आपके पास केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की एक फॉर्म है। फॉर सपोज कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जिस फॉर्म में हमने इस केमिकल रिएक्शन को लिखा है, जिस फॉर्म में हमने इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, ये कहलाती है इस केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन डिस्क्राइब्स एनी केमिकल reaction with symbols। आप देख सकते हैं हमने इस इक्वेशन को सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट किया है। कार्बन ऑक्सीजन के सिंबल के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया है और ये आपके पास क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। इन सिंपल वी कैन से दैट केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल इक्वेशन की कुछ चीज़ों को देख लेते हैं, that why we use this arrow and what are the things written on the left hand side and what are the things written on the right hand side. In this equation, hydrogen gas react with oxygen gas and forms H2O, that is water. अब इस इक्वेशन में मौजूद चीज़ों को हम समझ लेते हैं। आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो होती हैं रिएक्टेंट्स। Reactants are always present behind the tail of arrow और एरो के हेड पे आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं प्रोडक्ट। आपके पास किसी भी केमिकल इक्वेशन के स्टार्टिंग थिंग्स क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स होती हैं। रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करती हैं तो वो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं। प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिटन एट द एरो हेड साइड ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्टेंट आर रिटन एट द टेल साइड ऑफ एनी केमिकल इक्वेशन। आपके पास केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को एक एरो के जरिए सेपरेट किया जाता है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास H2O से पहले 2 लिखा हुआ है। सो व्हाट इज दिस? दीज नंबर्स आर नोन एज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताते हैं दैट इन दिस इक्वेशन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशंस आपके पास इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टेट ऑफ मैटर भी बताते हैं कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, और प्रोडक्ट भी इसी तरह से सॉलिड, लिक्विड, गैस किस फॉर्म में मौजूद हैं। आपके पास केमिकल इक्वेशन में इस तरह से अगर G लिखा हुआ है ब्रैकेट में या L लिखा हुआ है, सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ दैट सब्सटेंस। आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है और H2O लिक्विड फॉर्म में है। सो दीज ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ एनी chemical reactions, reactant or product. The chemical equation written in front of you is a balanced chemical equation.
हमारे पास केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखी जाती है, और इसकी वजह क्या है, क्यों हमें बैलेंस फॉर्म में लिखनी होती है, वो इस वजह से बिकॉज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपके पास रिएक्टेंट्स का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। फॉर सपोज अगर यहाँ पे आपके पास 2 ऑक्सीजन हैं तो प्रोडक्ट में भी आपके पास कितने 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर आपके पास हाइड्रोजन 4 है, 2 2 ज़ 4, तो आपके पास प्रोडक्ट में भी आप हाइड्रोजन 4 होने चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन की वजह से आपको केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बैलेंस करना होता है, और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से आपके पास बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो कि हमेशा आता है। तो चलते हैं वीडियो में आगे, हम इसको समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन को किस तरह बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत से बच्चों के लिए एक मुश्किल टास्क होता है और वो यूजुअली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करते, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, और आप इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर सीख लेंगे तो आप बआसानी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी केमिकल इक्वेशन गिवन हो, आपने उसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और उसके बाद हाइड्रोजन। आपने अपनी इक्वेशन के अंदर इन 4 चीज़ों को चेक करना है। फिर उसके बाद सबसे पहले आपको मेटल्स को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल्स को, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अगर आप इस सीक्वेंस से अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करेंगे तो आप बआसानी इक्वेशन को बैलेंस कर सकेंगे। अब हम अपनी इस इक्वेशन में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस इक्वेशन में पोटेशियम मेटल मौजूद है, क्लोरीन नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन। तो हम इक्वेशन में सबसे पहले पोटेशियम को बैलेंस करेंगे, फिर क्लोरीन को और उसके बाद ऑक्सीजन को। इक्वेशन बैलेंस करने का सबसे इजी मेथड आपके पास ये है कि आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग अलग करके लिख लें। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे पोटेशियम मौजूद है, क्लोरीन, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट्स में आपके पास पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन। अब इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं। आपके पास पोटेशियम सिर्फ एक मौजूद है तो 1, क्लोरीन भी सिर्फ एक है, और ऑक्सीजन के आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इसी तरह आपके पास प्रोडक्ट्स में पोटेशियम 1 है, क्लोरीन भी आपके पास 1 है, लेकिन ऑक्सीजन आपके पास प्रोडक्ट में 2 मौजूद हैं। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपके पास वो कौन सा एलिमेंट है जो अनबैलेंस है। तो आपके पास ऑक्सीजन अनबैलेंस फॉर्म में मौजूद है। रिएक्टेंट में आपके पास 3 ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट में आपके पास 2 ऑक्सीजन है। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। सो वी हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन फर्स्ट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इस इक्वेशन में आपके पास मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल भी बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस फॉर्म में मौजूद है। किसी भी इक्वेशन को जब आप बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं तो उसके आगे आप सबसे छोटे नंबर को पुट करना शुरू करते हैं, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाते हैं अगर वो बैलेंस नहीं हो रही होती, और ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करते हैं। यानी आप ट्राई करते रहेंगे तो एक स्टेप ऐसा आएगा कि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। शुरू करते हैं इस इक्वेशन को बैलेंस करना। सबसे पहले आप सबसे छोटे नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप रिएक्टेंट में 2 लिखते हैं तो आपके पास यहाँ पे पोटेशियम 2 हो जाएंगे, क्लोरीन 2 हो जाएंगे, और कोफिशिएंट आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई होता है तो 2 3 ज़ा 6, आपके पास ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल हो गए। अब अगर हम देखें तो हमारे पास मेटल भी अनबैलेंस है, नॉन मेटल भी अनबैलेंस है और ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है। रिएक्टेंट के बाद अब हम प्रोडक्ट पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करेंगे।
पोटेशियम आपके पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो अगर हम इसके आगे भी 2 लगा दें तो ये भी बैलेंस हो जाएगा। पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पे 6 है और प्रोडक्ट में 2 है। अगर आप ऑक्सीजन यहाँ 3 लगा दें, 3 2 ज़ा 6, तो ये आपके पास बैलेंस हो जाएंगे, बिकॉज 2 के टेबल में आपके पास 6 कितने टाइम्स पे आता है, 3 टाइम्स पे आता है। इस तरह से आपके पास पोटेशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन तीनों चीज़ें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में बैलेंस्ड हैं। सो दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो रही है H2O और सल्फर गैस। इक्वेशन में चेक कर लेते हैं आपके पास मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं। मेटल आपके पास इस इक्वेशन में कोई भी मौजूद नहीं है, जबकि नॉन मेटल आपके पास सल्फर मौजूद है, उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन है। तो हम सबसे पहले सल्फर को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को और उसके बाद हाइड्रोजन को। बैलेंस करने के लिए हम 2 कॉलम बनाएंगे। एक तरफ रिएक्टेंट्स को लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरी तरफ हम प्रोडक्ट्स को लिखेंगे और फिर हम इनको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में आपके पास 2 मौजूद हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, सो H इज इक्वल्स टू 2। सल्फर के आपके पास सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मौजूद है क्योंकि कोई कोफिशिएंट भी नहीं है और एक ही मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के आपके पास 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं। प्रोडक्ट में चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन आपके पास 2 मौजूद हैं, ऑक्सीजन एक ही मौजूद है आपके पास, सल्फर आपके पास एक ही मौजूद है, सल्फर आपके पास एक मौजूद है और ऑक्सीजन भी एक मौजूद है। इक्वेशन में हम चेक कर लेते हैं। आपके पास सबसे पहले नॉन मेटल सल्फर बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट में भी एक सल्फर है और प्रोडक्ट में भी एक सल्फर है। ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन आपके पास बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट में आपके पास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं जबकि प्रोडक्ट में आपके पास 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन आपके पास रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में भी 2 हैं, तो अगेन आपके पास ऑक्सीजन सिर्फ बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है और रिएक्टेंट में 2 हैं। अगर हम इसको 2 बनाने के लिए 2 ऐड करते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, लेकिन कोफिशिएंट हाइड्रोजन के साथ भी ऐड हुआ है, सो 2 2 ज़ा 4। हाइड्रोजन अब आपके पास अनबैलेंस हो गया। रिएक्टेंट में आपके पास 2 हाइड्रोजन है जबकि प्रोडक्ट में आपके पास 4 हाइड्रोजन हो गए, तो हमें अब रिएक्टेंट में बैलेंस करना पड़ेगा। रिएक्टेंट में भी अगर हम 2 लगाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये कोफिशिएंट सिर्फ हाइड्रोजन के साथ नहीं लगा बल्कि हाइड्रोजन के साथ मौजूद सल्फर के साथ भी लगा है। तो अब आपके पास इस इक्वेशन में सल्फर भी 2 होगा रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में आपके पास सल्फर 1 है जबकि रिएक्टेंट में आपके पास सल्फर 2 हो गए हैं। सल्फर भी आपके पास अनबैलेंस हो गया है। प्रोडक्ट में अगर आप सल्फर को बैलेंस करेंगे 1 से इसको अगर 2 करना है तो आप सिंपली सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास सल्फर 2 हो जाएंगे। इस तरह से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। हाइड्रोजन आपके पास 4 मौजूद है रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी। सल्फर आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में 2 मौजूद हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन भी आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 2 मौजूद हैं। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं। आपके पास इस इक्वेशन में सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और फॉर्म कर रहा है सोडियम सल्फेट और साथ साथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। इस इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए हम फिर से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन में देख लेते हैं आपके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन से मौजूद हैं। इस इक्वेशन में आपके पास एक ही मेटल मौजूद है जो कि है सोडियम मेटल। इसके अलावा कोई मेटल आपके पास मौजूद नहीं है।
नॉन मेटल आपके पास क्लोरीन है और सल्फर मौजूद है। इसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। सबसे पहले नॉन मेटल लिख लेते हैं। सोडियम आपके पास सिर्फ एक मौजूद है, कोई भी कोफिशिएंट इसके आगे नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट नॉन मेटल देख लेते हैं। आपके पास नॉन मेटल क्लोरीन, क्लोरीन भी सिर्फ एक ही मौजूद है। नेक्स्ट सल्फर, सल्फर आपके पास एक ही मौजूद है। सल्फर के आगे आपके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के आगे आपके पास कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ, तो सल्फर भी आपके पास सिर्फ एक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट में आपके पास सोडियम 2 मौजूद है, एज इट इज Na2। क्लोरीन, क्लोरीन आपके पास एक ही मौजूद है प्रोडक्ट में। सल्फर, सल्फर भी आपके पास एक ही मौजूद है, कोई कोफिशिएंट नहीं है। ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में आपके पास ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आपके पास एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब देख लेते हैं हमारे पास कौन सी चीज़ें अनबैलेंस हैं। सबसे पहले मेटल को चेक करते हैं। सोडियम मेटल आपके पास रिएक्टेंट में एक है, जबकि प्रोडक्ट में 2 हैं, तो ये आपके पास अनबैलेंस फॉर्म में मौजूद है। क्लोरीन आपके पास बैलेंस है। सल्फर आपके पास बैलेंस है, रिएक्टेंट में भी एक है, प्रोडक्ट में भी एक है। ऑक्सीजन आपके पास रिएक्टेंट में भी 4 हैं और प्रोडक्ट में भी 4 हैं, सो इट इज़ ऑल्सो बैलेंस। बट हाइड्रोजन इज़ नॉट बैलेंस। रिएक्टेंट में आपके पास 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, जबकि प्रोडक्ट में सिर्फ हाइड्रोजन का एक ही मॉलिक्यूल मौजूद है। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, सोडियम को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। आपके पास रिएक्टेंट में 1 है सोडियम, जबकि प्रोडक्ट में 2 है, तो आप इसको 2 बनाने के लिए NaCl के साथ 2 ऐड कर देंगे। अगर आप NaCl के साथ 2 ऐड करते हैं तो आपके पास सोडियम रिएक्टेंट में 2 हो जाएंगे, लेकिन सोडियम के साथ साथ क्लोरीन मौजूद है, तो यहाँ पर आपके पास क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास सोडियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन अनबैलेंस हो गया। अब अगर हम क्लोरीन को बैलेंस करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन 1 मौजूद है। इसको 2 बनाने के लिए हम इसके आगे 2 पुट कर सकते हैं। यहाँ क्लोरीन 2 हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास सबसे पहले मेटल बैलेंस हो गया, देन नॉन मेटल बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं हम। यहाँ पे आपके पास 2 थे, जब आपने यहाँ 2 पुट किया तो आपके पास प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन बैलेंस हो गए और ये भी 2 हो गए। इस तरह से आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस हो गए और ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई है। In this equation, aluminum react with oxygen and form aluminum oxide. आपके पास इस इक्वेशन में एल्युमिनियम मेटल मौजूद है, इसके अलावा ऑक्सीजन आपके पास गैस मौजूद है। एल्युमिनियम को और ऑक्सीजन को हम अलग अलग लिख लेते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। एल्युमिनियम आपके पास रिएक्टेंट में सिर्फ 1 मौजूद है, इसके अलावा ऑक्सीजन आपके पास 2 हैं। प्रोडक्ट में देख लेते हैं। प्रोडक्ट में आपके पास एल्युमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जबकि ऑक्सीजन के आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इस इक्वेशन में आपके पास मेटल अगर हम पहले चेक करें तो मेटल भी अनबैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी आपके पास अनबैलेंस्ड है। इसको बैलेंस करने के लिए अब हमें ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करना पड़ेगा।
आपके पास प्रोडक्ट में 2 एल्युमिनियम मौजूद हैं जबकि रिएक्टेंट में सिर्फ 1 है। तो आपको रिएक्टेंट के एल्युमिनियम को 2 करने के लिए इसके आगे अगर आप कोफिशिएंट लगा दें तो आपके पास ये एल्युमिनियम 2 हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास एल्युमिनियम तो बैलेंस हो गया, लेकिन आप जब ऑक्सीजन पर आएंगे तो आपके पास ऑक्सीजन अनबैलेंस है। यहाँ पे आपके पास 3 हैं प्रोडक्ट में, जबकि रिएक्टेंट में आपके पास सिर्फ 2 हैं। आप सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, आपके पास 4 ऑक्सीजन हो रहे हैं यहाँ, जबकि आपके पास प्रोडक्ट में सिर्फ 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं। तो इस तरह आपके पास ये बैलेंस नहीं हो रहा। हम कोई और नंबर ट्राई करके देखेंगे। 3 यूज़ करते हैं। 3 2 ज़ा 6, आपके पास ऑक्सीजन 6 हो रहे हैं, जबकि आपके पास प्रोडक्ट में 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं। इसको 6 करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज 2 3 ज़ा 6। लेकिन अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एल्युमिनियम अनबैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, लेकिन एल्युमिनियम अनबैलेंस हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, आपके पास एल्युमिनियम 4 हो जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड आपके पास रिएक्टेंट में एल्युमिनियम 2 मौजूद हैं। आप इसको चेंज करके 4 कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास एल्युमिनियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में 4 हो जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में 6 हो जाएंगे। इस तरह से आपके पास एल्युमिनियम ऑक्सीजन दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और आपकी इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी। In this equation, ammonia react with chlorine gas and form nitrogen gas and hydrochloric acid, that is HCl। इक्वेशन में सबसे पहले मेटल को देख लेते हैं, फिर नॉन मेटल, और देखते हैं आपके पास ऑक्सीजन या हाइड्रोजन मौजूद है या नहीं है। मेटल इस इक्वेशन में आपके पास कोई भी मौजूद नहीं है। नॉन मेटल की तरफ चलें तो आपके पास नाइट्रोजन और क्लोरीन नॉन मेटल मौजूद है। इसके अलावा आपके पास हाइड्रोजन इस इक्वेशन में गिवन है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग लिख लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, आपके पास रिएक्टेंट में सिर्फ 1 नाइट्रोजन मौजूद है। नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन आपके पास 2 मॉलिक्यूल मौजूद हैं क्लोरीन के। थर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आपके पास 3 मॉलिक्यूल मौजूद हैं, कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, इसलिए आपके पास हाइड्रोजन के सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं। नाइट्रोजन, आपके पास नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स गिवन हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का आपके पास 1 मॉलिक्यूल गिवन है। नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपके पास 1 मॉलिक्यूल गिवन है। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास कौन से एलिमेंट अनबैलेंस हैं। नाइट्रोजन देखें हम तो आपके पास रिएक्टेंट में 1 नाइट्रोजन है, जबकि प्रोडक्ट में 2 हैं, सो इट इज़ अनबैलेंस्ड। क्लोरीन आपके पास रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में 1 है, इट इज़ ऑल्सो अनबैलेंस्ड। नेक्स्ट हाइड्रोजन, आपके पास रिएक्टेंट में 3 है, जबकि प्रोडक्ट में 1 ही है, तो आपके पास ये भी अनबैलेंस्ड फॉर्म में मौजूद है। सबसे पहले हम मेटल हमारे पास कोई मौजूद नहीं है, तो हम नॉन मेटल से स्टार्ट लेंगे। आपके पास नॉन मेटल नाइट्रोजन और क्लोरीन है। सबसे पहले हम नाइट्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजन आपके पास प्रोडक्ट में 2 मौजूद है और रिएक्टेंट में 1 है। इसको इक्वलाइज करने के लिए हम रिएक्टेंट में 2 ऐड करेंगे एज अ कोफिशिएंट। आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन आपके पास रिएक्टेंट में अकेला मौजूद नहीं है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये कोफिशिएंट सिर्फ नाइट्रोजन के साथ नहीं लगा बल्कि हाइड्रोजन के साथ भी लगा है। कोफिशिएंट आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई होता है। 2 3 ज़ा 6, हाइड्रोजन आपके पास 6 हो जाएंगे। नाइट्रोजन तो आपके पास बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्लोरीन पे चलते हैं। क्लोरीन आपके पास
रिएक्टेंट में 2 हैं जबकि प्रोडक्ट में 1 है, तो आपको रिएक्टेंट के क्लोरीन को 2 करने के लिए कोफिशिएंट 2 ऐड करना पड़ेगा। इस तरह आपके पास क्लोरीन 2 हो जाएंगे। ये आपके पास बैलेंस हो गया। लेकिन क्लोरीन अकेला मौजूद नहीं है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है, तो हाइड्रोजन भी आपके पास 2 होगा। यहाँ पर क्लोरीन आपके पास बैलेंस हो गया। यहाँ रिएक्टेंट में आपके पास 2 क्लोरीन मौजूद थे जबकि प्रोडक्ट में आपके पास 1 था। जब हमने इसके आगे 2 कोफिशिएंट को ऐड किया तो ये भी अब बैलेंस हो गया। लेकिन आपके पास हाइड्रोजन अभी भी अनबैलेंस है। हाइड्रोजन आपके पास रिएक्टेंट में 6 हो गए हैं जबकि प्रोडक्ट में आपके पास 2 मौजूद हैं, तो आपको इसको बैलेंस करना है। हम प्रोडक्ट में 2 की जगह अगर 6 ऐड कर देंगे तो आपके पास हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी 6 हो जाएंगे। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर भी अकेला मौजूद नहीं है, आपके पास क्लोरीन का नंबर भी 6 हो जाएगा यहाँ प्रोडक्ट में। और इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ़ क्लोरीन रिएक्टेंट के अनबैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अब आपको क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्लोरीन आपके पास रिएक्टेंट में 2 मौजूद हैं जबकि प्रोडक्ट में 6 हैं, तो आप ऐसा कौन सा नंबर क्लोरीन के साथ ऐड कर सकते हैं जो बैलेंस हो जाए और रिएक्टेंट का क्लोरीन भी 6 बन जाए। सो 2 3 6, 3 अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्लोरीन का नंबर भी 6 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ़ नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए, नंबर ऑफ़ क्लोरीन भी बैलेंस हो गए और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी बैलेंस हो गया। आई होप आपको इक्वेशंस को इस तरह से बैलेंस करना समझ आ गया होगा और अब आप आसानी से तमाम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।